अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक हमारा रिस्पायरेशन। अब यहाँ से हमें कौन कौन से MCQs दे सकते हैं। इसको उर्दू में हम कहेंगे अमल तनफ़्फ़ुस, सांस लेने का अमल, रिस्पायरेशन। तो पहले इसकी डिफिनीशन, रिस्पायरेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच या द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, क्योंकि रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक। तो द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, जिसकी मदद से the digested food is oxidized, digested food is oxidized, जिसमें जो खुराक हमने खाया है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। एंड एज ए रिज़ल्ट, और नतीजे के तौर पर, एंड एज ए रिज़ल्ट एनर्जी या ATP इज प्रोड्यूस्ड। एज ए रिजल्ट एनर्जी, या हम लिख सकते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज प्रोड्यूस्ड, इज कॉल्ड। इस अमल को फिर हम कहेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, रिस्पायरेशन। द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ये वो अमल है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये फिजिकल अमल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड, जो खुराक हमने खाया है उसकी डाइजेशन हुई है। मिसाल के तौर पर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, तो इसके नतीजे में हमें क्या हासिल होती है, हमारे बॉडी में बनती है एनर्जी, तवानाई, जो की शक्ल में होती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड की। अब ये हमारे पास जो रिस्पायरेशन है, मिसाल के तौर पर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो ये ग्लूकोज में डाइजेस्ट हुआ है, C6H12O6, जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, तो ये अमल होता है एंजाइम की मदद से। एंजाइम, जिसको उर्दू में हम कहेंगे खामरे, ये फिर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2, H2O में, और प्लस ATP या एनर्जी में, ATP या जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका बुनियादी मकसद हमारे बॉडी में क्या बनाना है, वो ATP को बनाना है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब रिस्पायरेशन ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग थिंग की या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा कि वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर, यानी जो फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर वाक़या होता है, लेकिन रिस्पायरेशन ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे लिविंग सेल है, उस सब के अंदर ये प्रोसेस वाक़या होता है। तो रिस्पायरेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक या फंडामेंटल, respiration is one of the basic, ROR fundamental, ये बेसिक है या फंडामेंटल है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग, बेसिक और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक of all living thing या all living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
रिस्पायरेशन उसकी एक बेसिक या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिस्पायरेशन का अमल वाक़या होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रिस्पायरेशन का अमल वाक़या होता है। और ये जितने भी लिविंग सेल हैं उन सब के अंदर ये मौजूद होता है और ये कंटिन्यू होता है डे एंड नाइट या थ्रू आउट लाइफ, या एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनिज्म इज इन लिविंग कंडीशन। जब तक ये लिविंग कंडीशन में है उसमें ये अमल, रिस्पायरेशन का अमल ये कंटिन्यू होता है। यानी ये कंटिन्यू डे एंड नाइट, दिन और रात ये जारी होता है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर या ऑल लिविंग सेल रिस्पायर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जितने भी सेल्स हैं उसमें रिस्पायरेशन का अमल वाक़या होता है। अब रिस्पायरेशन में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिस तरह हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में कि जो हमारे पास लाइट एनर्जी होती है या सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में। और रिस्पायरेशन में जो केमिकल एनर्जी है फूड में वो यूटिलाइजेबल मैकेनिकल एनर्जी में या जिसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है। अब रिस्पायरेशन के दो स्टेप्स हैं, ये दो स्टेप्स में वाक़या होता है। एक को हम कहेंगे, और इस तरह जो रिस्पायरेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है, या आगे आएगा इस केमिकल रिएक्शन में। तो रिस्पायरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। रिस्पायरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ, ये एक पेचीदा सलसला है, इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये एक पेचीदा सिलसिला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का। यानी यहाँ पर बाज़ चीज़ों की ऑक्सीडेशन होती है और बाज़ जगह पर फिर रिडक्शन होती है। ये आगे आएगा कि हम क्यों इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा सीरीज सिलसिला कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे इसमें रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हम इसको क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो है ये अमल इसको कहते हैं। अब रिस्पायरेशन के दो स्टेप्स हैं, ये दो स्टेप्स में वाक़या होता है, दो बड़े स्टेप्स। एक को हम कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को हम कहेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये दो बड़े प्रोसेस में होता है। एक को हम कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ये एक इसका, और दूसरे को हम कहेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। दो किस्मों का है, यानी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन, या एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो फिर हम लिखेंगे फर्मेंटेशन, और इसकी फिर दो केस में है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक में इसको हम क्यों एरोबिक कहते हैं, तो दी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन की वो किस्म है, दी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस, जो कि वाक़या होता है, टेक्स प्लेस आर ओ आर आकर, टेक्स प्लेस आर आकर इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं गैसियस ऑक्सीजन।
ये वो किस्म होती है रिस्पायरेशन की जो वाक़या हो सकता है विच टेक्स प्लेस और अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस वाक़या होता है। अब जो पहले हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिया है यहाँ पर कि जो हमारे पास ग्लूकोज है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, H2O में, और बुनियादी जो हमारा मकसद है इससे रिस्पायरेशन से वो ATP का बनना है, एनर्जी का बनना है। यानी यहाँ पर ATP ये हमें हासिल होती है, बुनियादी मकसद इसका। अब ये वो टाइप है रिस्पायरेशन की जो सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो सकती है, तो फिर हम यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन तो हम लिख सकते हैं, यानी इसकी डिफिनेशन कि द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन की वो किस्म है, द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच कैन टेक्स प्लेस या अकर which can takes place or occur in the absence of oxygen, in the absence of oxygen या in the absence of gaseous oxygen, जो gaseous oxygen के बगैर भी हो सकता है। absence of gaseous oxygen, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है या प्रेजेंस ऑफ गैसियस ऑक्सीजन, और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ गैसियस ऑक्सीजन है। द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच कैन टेक्स प्लेस और अकर इन द एब्सेंस ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इस अमल को हम कहेंगे इज कॉल्ड। तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम इसको कहेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फिर हम कहेंगे फर्मेंटेशन। अब एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन की फिर फर्दर हमारे पास दो केस में है, इसको फिर दो केसों में हम तकसीम करते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन को। एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरे को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो सब टाइप किसकी, एनएरोबिक रिस्पायरेशन की। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो फिर हम लिखेंगे फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन की फिर फर्दर दो सब टाइप है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पर होता है, तो इट आकर ये वाक़या होता है या टेक्स प्लेस, आकर्स ROR टेक्स प्लेस इन दी एनिमल मसल सेल्स, एनिमल मसल सेल्स, जो एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है उनके मसल सेल में, एंड माइक्रो एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और एनिमल मसल सेल में ये अमल वाक़या होता है। अब इस अमल में क्या होगा, क्यों हम इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इन दिस प्रोसेस, इस अमल में पायरुविक एसिड, ये आगे इंशाल्लाह आएगा कि पायरुविक एसिड हमारे पास किया है, ये किस से बना है, तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड। यहाँ पर पायरुविक एसिड वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है।
और ये भी हमें पता है कि लैक्टिक एसिड क्या काज करता है, यानी मसल में, तो लैक्टिक एसिड काज मसल फैटीग। ये भी अहम एमसीक्यूज है। लैक्टिक एसिड काज, लैक्टिक एसिड सबब है, वजह है किसकी, मसल फैटीग की। लैक्टिक एसिड काज मसल फैटीग, फैटीग थकावट, ये मसल फैटीग को काज करता है। लैक्टिक एसिड काज मसल फैटीग, लैक्टिक एसिड मसल फैटीग को काज करता है। अब इस अमल में क्या होता है, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि पायरुविक एसिड किससे बना है। ये जब ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है तो उसमें ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो जाता है किस में, यानी कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूलों में। अब अगर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये पायरुविक एसिड फौरन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड इट कॉज मसल फैटीग, इससे हमारे मसल फिर थकावट महसूस करते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन को देख लें। हमारे पास पायरुविक एसिड है C3H4O3 पायरुविक एसिड, ये हमारे पास पायरुविक एसिड है। अब इस अमल में ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड। इस वजह से इसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड ये C3H6 और फिर O3, अब यहाँ पर NADH2 यूज होती है और ये कन्वर्ट हो जाएगी NAD+ में। इस अमल को हम कहेंगे कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, यानी यहाँ पर पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लाइकोलाइसिस में ये बनता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से, पहले बनेगा पायरुविक एसिड। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड फौरन कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और अगर ऑक्सीजन है तो फिर ये लंबे रास्ते पर चला जाता है, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट 2 स्टेप पढ़ेंगे। इसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में, तो वहाँ पर ये अमल आप देखेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इट टेक्स प्लेस या अकर, इट टेक्स प्लेस या अकर, ये वाक़या होता है इन यीस्ट, जो हमारे पास यीस्ट है, इन यीस्ट, जिसको उर्दू में हम कहेंगे खमीर। अब यीस्ट हमारे पास क्या है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है, बिलोंग टू द ग्रुप एस्कोमाइकोटा। यीस्ट हमारे पास ये यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट में 4 अहम एमसीक्यूज हैं, बोर्ड के पेपर में भी यहाँ से देते हैं और एंटी टेस्ट में भी यहाँ से देते हैं। यीस्ट, एक ये कि यीस्ट किस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है, तो बिलोंग टू द ग्रुप, यीस्ट बिलोंग टू द ग्रुप, बिलोंग्स टू द ग्रुप, तो फिर हम लिखेंगे एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीटीज, या इसको आप कह सकते हैं सेक फंजाई। ये एंटी टेस्ट में दिया है कि एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीटीज इज आल्सो कॉल्ड सेक फंजाई, और ये भी दिया है कि यीस्ट बिलोंग टू द ग्रुप, तो फिर हम लिखेंगे एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीटीज, या इसका दूसरा नाम सेक फंजाई भी है। एक एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज कि ये हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई, यानी ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल है, 1 सेल पर मुश्तमिल है। यीस्ट ये यूनिसेलुलर फंजाई है। इसका साइंटिफिक नाम या बायोलॉजिकल नाम इसका वो किया है, तो फिर हम लिखेंगे तीसरा एमसीक्यूज, तो फिर हम लिखेंगे सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई, सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई,
सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई, ये इसका साइंटिफिक नाम है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई ये साइंटिफिक नाम है यीस्ट का। और तीसरा अहम एमसीक्यूज वो है कि इसमें कुल कितने जीन पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे 6000 जीन, 6000 जीन। ये 4 ऑर्गेनिज्म हमारे बुक में दिए हैं, 4 ऑर्गेनिज्म हमारे बुक में मौजूद हैं। 4 ऑर्गेनिज्म ये हमारे बुक में दिए हैं कि जिसमें जीन की तादाद कितनी होती है। पहला हमारे पास यीस्ट में 6000 जीन। इस तरह अगर हमें दे दे HIV 5th चैप्टर में, तो यहां पर जीन पाए जाते हैं 9 जीन, 9 जीन। इस तरह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, तो यहां पर आपको मिलेंगे मोर देन 500 जीन्स। और अगर हमें ह्यूमन बीइंग दें, ये जो कि हमारे सेकेंड ईयर में बी में है और फर्स्ट ईयर के 5 चैप्टर में भी है, ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग्स में, इंसान में जीन की तादाद तो 20,000 से लेकर 25,000 जीन ये ह्यूमन बीइंग में मौजूद होते हैं। और ये बात हमें किसने कही है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। HIV में जस्ट 9 जीन, बैक्टीरिया में मोर देन 500 जीन और ह्यूमन बीइंग में 20,000 से 25,000 जीन मौजूद होते हैं। यह बात हमें कही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने, AGP ने। अब फिर यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इट टेक्स प्लेस या आकर इन यीस्ट। अब इस सूरत में क्या होगा? इस केस में जो पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दिस प्रोसेस या इन दिस टाइप पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड, ये तब्दील हो जाएगा इनटू इथानॉल या इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथानॉल भी हम कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी हम इसको कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर पाइरुविक एसिड, पहले प्रोसेस में पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया यहाँ पर लैक्टिक एसिड में, यहाँ पर पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथानॉल या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये अमल कहाँ पर होता है? यीस्ट में। यीस्ट में 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि यीस्ट बिलोंग टू द ग्रुप एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसिटीज या सेक फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई है, इसका साइंटिफिक नाम सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई है। इसमें 6000 जीन पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा सूडोमाइसीलियम, झूठा, क्योंकि यहाँ पर बडिंग होती है तो इसके नतीजे में यहाँ पर सूडोमाइसीलियम बनता है। ये भी एमसीक्यूज में देते हैं कि सूडोमाइसीलियम इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई। तो फिर हम लिखेंगे यीस्ट। 5 बातें हो गई। यूनिसेलुलर फंजाई है, बिलोंग टू द ग्रुप एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसिटीज या सेक फंजाई। साइंटिफिक नाम इसका सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई है। 6000 जीन पाए जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा सूडोमाइसीलियम। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इट टेक्स प्लेस या आकर इन यीस्ट। तो इन दिस टाइप या इन दिस प्रोसेस पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथानॉल और इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी सूरत में आप देख लें, ये हमारे पास पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड, ये पाइरुविक एसिड है C3H4O3। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये NADH2 NAD प्लस में, यहाँ पर ये बनेगा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को। इथाइल अल्कोहल हम लिख सकते हैं
H5OH या CH3CH2 और OH। अब ये हमारे पास, ये भी आप लिख सकते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल, या आप लिख सकते हैं कि CH3CH2 और OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते हैं कि हमारे पास जो डफ होते हैं ये उसको रेज करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी उसके रेजिंग में ये रोल अदा करती है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पर होता है, वो हमें मिलेगा यीस्ट में। अब हमारे पास रिस्पायरेशन के फिर दो स्टेज, यानी दो प्रोसेस में वाक़या होता है रिस्पायरेशन। एक को हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी ये दो मेन स्टेप्स में अब वाक़या होता है। एक को हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरे को हम कहेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं कि ये ब्रीदिंग है, और दूसरे को हम कहेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन या टिश्यू रिस्पायरेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, यानी जब सेल ऑक्सीजन को क्या कर ले, इस्तेमाल कर दे। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग के फिर दो स्टेप्स हैं। एक को हम कहेंगे इनहेलेशन और दूसरे को हम कहेंगे एक्सहेलेशन। यानी हमें इब्तिदाई क्लासों में ये पढ़ाया जाता है जब रिस्पायरेशन की डिफिनीशन कराते हैं कि ये ऑक्सीजन का लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना है। ठीक है, ये उस लेवल पर तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये एक अमल, ये एक स्टेप है या कोई एक स्टेज है रिस्पायरेशन के अमल में। फुल रिस्पायरेशन की जब हम डिफिनीशन करते हैं तो वो ये करते हैं कि द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इंटरनल रिस्पायरेशन है बेसिकली, और जिसमें केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास एटीपी की सूरत में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में। तो उसका मतलब हमारे पास रिस्पायरेशन का वो ये होता है। यह हम एक इब्तिदाई क्लास में पढ़ाते हैं कि ये ऑक्सीजन का जज़ब करना है, बॉडी का अंदर दाखिल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। यानी ये एक अमल है, ये एक स्टेप है रिस्पायरेशन के अमल में। रिस्पायरेशन अब ये दो स्टेप में होता है। एक को हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के फिर दो स्टेप्स हैं। एक को हम कहेंगे इनहेलेशन या इंस्पायरेशन या इनटेक ऑफ एयर या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ एयर या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या ब्रीदिंग इन, इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, इनटेक ऑफ एयर या ब्रीदिंग इन। और दूसरा उसको हम कहेंगे एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, इसी की तरह, या रिमूवल ऑफ एयर। यहाँ पर रिमूवल ऑफ एयर का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको फिर हम कह सकते हैं ब्रीदिंग आउट, जो आप इसको नाम देना चाहें।
यानी इसको ये फिर दो स्टेप्स में होता है। एक को हम कहेंगे इनहेलेशन या इंस्पायरेशन या इनटेक ऑफ एयर या ब्रीदिंग इन, और दूसरे को हम कहेंगे एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन, रिमूवल ऑफ एयर। रिमूवल ऑफ एयर का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट। जो हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन है, टिश्यू रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, वो 3 स्टेप्स में वाक़या होता है। इसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं और इनसे बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो अक्सर देते हैं। पहला हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस भी आप कह सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी आप इसको कह सकते हैं। सेकेंड हमारे पास वो है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी इसको आप CAC भी कह सकते हैं, CAC ये भी हम इसको कह सकते हैं, CAC सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCAC ये भी आप इसको कह सकते हैं मुखफ़्फ़ एब्रीविएटेड फॉर्म में। क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन, इसके मुख्तलिफ नाम। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन, ये इसके 4 मुख्तलिफ नाम है। तीसरा इसमें जो स्टेप वाक़या होता है यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में, उसको हम कहेंगे रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या सिर्फ आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या सिर्फ आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनमें से अक्सर बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में एक मौजूद होता है, या ग्लाइकोलाइसिस देते हैं, या क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल देते हैं, या फिर रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या सिर्फ इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपको दे सकते हैं। अब पहला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमें इस तरह देते हैं कि डिस्क्राइब, बयान करें, ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल, डिस्क्राइब ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल, डिस्क्राइब the process of glycolysis in detail, describe the process of glycolysis या glycolysis in detail, तफसील से आप इसको बयान करें। describe the process of glycolysis in detail, ग्लाइकोलाइसिस के अमल को तफसील से बयान करें। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल। अब जिस तरह नाम जाहिर करता है, ग्लाइको, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, यानी द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू, ये इसकी डिफिनीशन है। 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, C6H12O6,
और लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। लाइसिस का मतलब है तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का तोड़ना। किस चीज़ में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। तो दी प्रोसेस बाय विच, वो अमल जिसके जरिए, दी प्रोसेस बाय विच, दी प्रोसेस बाय विच दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन या ब्रोकन डाउन, ये तोड़ दिया जाता है, इज ब्रोकन डाउन या ब्रेक डाउन इनटू, किन किन चीज़ों में? 3 अहम चीज़ों में। ये 3 चीज़ों में टूट जाएगा। कौन? ग्लूकोज। यानी ये वो अमल है जिसमें ये ग्लूकोज ये टूट जाएगा। किन किन चीज़ों में टूट जाएगा? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूलों में, पायरुविक एसिड जो अभी हमने पढ़ा एनएरोबिक रिस्पायरेशन में, पायरुविक एसिड C3H4O3 के 2 मॉलिक्यूलों में। यानी इसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हासिल हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। इस तरह NADH2 के 2 मॉलिक्यूल। ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर हमें एक NADH2 वो 3 ATP मॉलिक्यूल, 3 ATP जो है वो हमें देगी। तो 2 NADH2 बनते हैं। तो जब ये रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज्ड होंगे तो ये हमारे लिए 6 ATP का फिर जरिया है। NADH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इन रिड्यूस फॉर्म, और 4 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं टोटल, लेकिन उसमें 2 ATP मॉलिक्यूल वो फिर नेट प्रोडक्ट होते हैं। 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते 4 है, लेकिन 2 ATP मॉलिक्यूल वो हमारे पास नेट प्रोडक्ट है। नेट प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट इसका वो 2 ATP मॉलिक्यूल होता है। अब ये अमल सेल में कहाँ पर वाक़या होता है? तो फिर ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस या आकर, ग्लाइकोलाइसिस का अमल वाक़या होता है इन दी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल ऑफ द सेल, इन द साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में वाक़या होता है। ये जिस तरह हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, 7 इंपॉर्टेंट MCQs हैं मेटाबॉलिज्म में। हमें प्रोसेस देते हैं कि ये प्रोसेस है और ये सेल में कहाँ पर वाक़या होता है, किस ऑर्गेनेल में ये वाक़या होता है। मिसाल के तौर पर इससे पहले हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट रिएक्शन हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, तो हम लिखेंगे इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इस तरह यहाँ पर हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, तो ये सेल में कहाँ पर होता है? हम लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, या फिर अगर हमें दिया है साइटोसोल, क्योंकि साइटोसोल भी पार्ट है साइटोप्लाज्म का। और ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि साइटोसोल हम किसको कहते हैं। तो द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, तो फिर हम लिखेंगे साइटोसोल। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। इसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये कॉमन प्रोसेस है एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। ये भी हम MCQs में इस तरह देते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन, या ग्लाइकोलाइसिस
आकर, ग्लाइकोलाइसिस आकर या टेक्स प्लेस, ग्लाइकोलाइसिस आकर या टेक्स प्लेस बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड in the absence of oxygen, in the absence of oxygen। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हम उसको कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, जिस तरह भी हमने दोनों केस में पढ़ी। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी हो सकता है। यानी अगर ऑक्सीजन है तो फिर भी ये अमल हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी ये अमल, ये प्रोसेस ये हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी। अब यहाँ पर ये फिर दो स्टेप्स में होता है। एक इसके लिए हमारे पास है प्रेपरेटरी फेज, प्रेपरेटरी फेज, और दूसरे को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज। एक प्रेपरेटरी फेज है और दूसरे को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फेज। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह, ग्लाइकोलाइसिस में किस तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो टूट जाएगा, किस तरह ये ग्लूकोज ये टूट जाता है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये किस तरह टूट जाएगा, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूलों में, NADH2 के 2 मॉलिक्यूलों में और 4 ATP मॉलिक्यूल। लेकिन जो नेट प्रोडक्ट है हमारे पास वो कितना आएगा, वो 2 ATP आएगा। ये हम याद रखेंगे कि द नेट प्रोडक्ट ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो फिर हम इसको मार्क कर देंगे, यानी 2 ATP। कुल बनते 4 हैं, लेकिन चूंकि ये 2 फिर यूज्ड हो जाते हैं तो हमारे हाथ सिर्फ 2 आते हैं। नेट प्रोडक्ट इसका वो 2 ATP मॉलिक्यूल है। अब इस अमल को देखते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज C6H12O6 मोनोसैकेराइड है, पावर हेक्सोज है। जब हम रिस्पायरेशन की डिफिनीशन पढ़ते हैं कि जिसमें ग्लूकोज यानी जो डाइजेस्टेड फूड है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है, इसकी डाइजेशन हुई है ग्लूकोज में, तो जब ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और हमारे पास नतीजे के तौर पर क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, ATP बनेगी, ATP हमें हासिल होगा। अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट। पहले अमल में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में। क्यों ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर ATP आ गई, वो यूज्ड हो गई, यानी ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। ATP आ गई, उन्होंने एक फास्फेट दिया ग्लूकोज को और ये कन्वर्ट हुआ ADP में। इसको हम कहेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन। यहाँ पर यूज ऑफ ATP हो गई, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में। 6 हम इसको इसलिए कहते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन की तादाद 6 होती है। अब कार्बन नंबर 6 के साथ इसके साथ अटैच हो गया कौन, फास्फेट ग्रुप। ये हमारे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अब कार्बन नंबर 6 के साथ कौन अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप। ये किसने दिया, ये ATP ने दिया। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में।
फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ। यानी ये दोनों आइसोमर हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों हमारे पास हेक्सोज है, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला इसका डिफरेंट है। अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाई या बाई फास्फेट में, डाई या बाई फास्फेट में। ऊपर हम देखते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट है और यहाँ पर हम देखते हैं 1,6 डाई या बाई फास्फेट है, यानी वहाँ पर कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट है। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के साथ भी किया आ गया, वो फास्फेट आ गया। तो ये किसने यहाँ पर दिया? ये भी एटीपी ने दिया। यहाँ पर भी एनर्जी क्या हो गई? यूज्ड हो गई। तो ये